बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली मलिक और आप देख रहे हैं UK 44 स्पेशल। नाजरीन, जब से पाकिस्तान बना है 70 साल की तारीख में जो बड़ी हेडलाइंस बनती है पाकिस्तान के हवाले से, कहा यही जाता है कि पाकिस्तान सियासी और मुआशी संगीन तरीन दौर से गुजर रहा है, हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। मुआशी चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान को, लेकिन उसका हल क्या है? कैसे मईशत को ठीक किया जा सकता है? कैसे कारोबार को और मईशत को एक साथ चलाया जा सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है, उतना ही बड़ा है जितना कि पाकिस्तान के बनने के वक्त। लेकिन आज इस तमाम तर सियासी और मुआशी सूरत हाल को देखें तो आम कारोबारी हलके जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसी के ऊपर, मुआशी टीम के ऊपर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। 2 से ज़ायद मरतबा वज़रा की तब्दीली और मुआशी टीम में बेहतरी ना आना ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे मौजूदा हुकूमत को इस नबर्द आजमा होना है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और 5 से ज़ायद मरतबा बजट पेश करने वाली शख्सियत, जी हाँ जनाब इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अहम शख्सियत हैं। पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून का और इसहाक डार का एक अहम किरदार है, तारीखी किरदार है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली के बारे में। बहुत शुक्रिया सर, आपके मसरूफ़ तरीन शेड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, जो बरतानिया में भी कारोबार करते हैं और पाकिस्तान में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आपने देखा सर कि कोविड-19 है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी की, मुस्तकबिल की मुआशी पॉलिसी की। मुस्तकबिल से मुराद मेरा अगले 6 माह 1 साल है, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक मुआशी जो पॉलिसी है ना उसको कहीं नज़र आ रही है, ना मुआशी टीम नज़र आ रही है। डॉलर देखें तो 167-68 पे ट्रेड कर रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। पाउंड की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आप भी मुआशी टीम के हेड रह चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नून के 5 से ज़ायद मरतबा आपने बजट पेश किए हैं। तमाम तर सियासी सूरत हाल को, मुआशी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। असद साहब शुक्रिया आपका, आपके चैनल का और सब साथियों का, दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बात यह है कि मैं एज़ ए पाकिस्तानी काफ़ी कंसर्न हूँ कि जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है वो हम सब की लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए। अगर हम किसी भी मुल्क की एक इंडिकेटर देखना हो कि वो मुल्क कैसे परफॉर्म कर रहा है तो वो होता है उनकी GDP का इंडिकेटर, कि जी वो कितना पॉजिटिव है, कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसी से आपकी गुर्बत ख़त्म होती है या कम होती है, उसी से आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, उसी से आपके मुल्क में तरक्की नज़र आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को वो रिफ्लेक्ट करता है कितना मुल्क में तरक्की हो रही है। तो हमने जो पिछला टेन्योर था 2013-18 में बड़ी मेहनत के साथ इस इंडिकेटर को हम करीबन 6% के करीब ले गए थे। चाहिए तो ये था कि जो भी नई हुकूमत आती वो इसको मज़ीद, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ये नहीं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तान का पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए सही पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि वो जो GDP ग्रोथ का इंडिकेटर है वो पहले साल में जो नई हुकूमत आई PTI की, बदकिस्मती से उन्होंने कौम को 3.3% बताया, लेकिन जो रिफ्लेक्शन थी मुआशी तरक्की की या जो मईशत का हाल नज़र आ रहा था डिस्टेंस से, वो ये इंडिकेट नहीं करता ये 3.3% ग्रोथ है, क्योंकि 2013 से पहले भी करीबन 3 की ट्रेजेक्ट्री में पाकिस्तान की ग्रोथ थी। अब हमने देखा कि 1 साल करीबन जब हो गया यानी ख़त्म होने को, तो फिर हुकूमत ने बड़ी आसानी से कह दिया जी कि 1.9% थी, 3.3 नहीं, नंबर रिवाइज़ कर दिया ना। ये छोटी रिवीजन नहीं है। GDP ग्रोथ में डेसिमल 0 पॉइंट के बाद भी अगर छोटी सी चेंज हो तो वो भी यानी इनवाइट कर दिया कि उसको देखा जाए क्या हुआ, किस वजह से हुई। तो ये तो 74% इन्फ्लेटेड थी। 1.9% की ग्रोथ को 3.3 कहा 1 साल,
इसी तरह ये जो साल अभी 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ, दूसरा साल उनका माली, तो इसमें भी उनकी जो प्रोजेक्शन थी कि जी वो 4% ग्रोथ देंगे। अब एक्चुअल जो डिलीवर हुआ है वो है 0.38% नेगेटिव ग्रोथ। नो, नेगेटिव ग्रोथ इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, और ये गवर्नमेंट कह रही है 0.38, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये करीबन 2.6% नेगेटिव होगी। ये जो नंबर है ये अंडरस्टेटेड है, और जब रिवाइज होगा तो ये होगा। मेरी ज़ाती राय में ये कम से कम 1.5% नेगेटिव ग्रोथ होगी। अब हुकूमत ऑफ एंड ऑन, आपने सुना होगा कि कोविड को और कोरोना को उसका यानी ज़िम्मेदार करार दे रही है। ये बात हकीकत नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी ग्राउंड हो चुकी थी कोरोना के शुरू होने से पहले, और उसकी, अब मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, जब इनके क्लेम थे मैं उसको नेगेट करता था कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब तो हुकूमत ने अपनी एक कॉन्फिडेंशियल स्टडी करवाई है, और वो रिपोर्ट समहाउ लीक हो गई है पब्लिक में। अगर आपने देखी है या नहीं मुझे नहीं पता, वो उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इकॉनमी जो है वो बैठ चुकी थी बिफोर कोरोना। अब हम बात करते हैं अगले साल की। अगले साल में फिर हुकूमत कह रही है कि हम पॉजिटिव ग्रोथ देंगे 2.1%, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये नेगेटिव होगी। जो इन्होंने रिफॉर्म्स और एक्शंस बजट में लिए हैं वो मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ये 2.1% ग्रोथ होगी। हमें अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि ग्रोथ जो है वो 2.4% के करीब होगी तो वर्चुअली न्यूट्रल ग्रोथ है, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो 2.4% से बढ़ती है। तो हमें चाहिए ग्रोथ पाकिस्तान को 6 से 8% में रखने की मिनिमम, ताकि हम फिर लोगों को रोज़गार दे सकें, मुल्क में तरक्की हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, फ़ीका आमदनी बढ़े। तो 5 सालों में हमने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 22,000 अरब से जीडीपी को लेके हम 34,000 अरब पे ले गए। अभी बड़ी बदकिस्मती है कि इन 2 सालों में ये बहुत बड़ा परेशानी वाला सवाल है मेरे नज़दीक कि $51 बिलियन जीडीपी ग्रोथ में कम उसका लॉस हो चुका है, उसमें कमी आ चुकी है। $51 बिलियन जो जिस कंट्री की 314 बिलियन की हो और उसमें $51 बिलियन निकल जाए, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर क्या होगा। वही होगा कि जो आपके टीवी चैनल्स और जो मीडिया दिखा रहा है। हर बंदा परेशान होगा, हर बंदा आहो पुकार कर रहा होगा, लोग बेरोज़गार हो रहे होंगे। बड़ी लंबी बात हो सकती है, क्योंकि जब आपकी जीडीपी अपना बढ़ रही थी तो हमने 5 साल में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 6% लोगों को ख़तरे गुर्बत से बाहर निकाला। आज हालत ये है कि 2 साल के अंदर 5% दोबारा लोग ख़तरे गुर्बत में चले गए। हमने सुना था कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी लोगों को, बड़े खुश थे हम भी। अभी करीबन 80 लाख बेरोज़गार हो चुके हैं मज़ीद, और उसमें 20 से 25 लाख और ऐड होने वाले हैं। तो हमने अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8% पे छोड़ा था, तो इन 2 साल में वो 40% बढ़ के 8.5% पे चला गया। सर, आज ये बताएं कि ये सारे चैलेंजेस थे आपके दौर में, लेकिन इकोनॉमी स्टेबल थी, तरक्याती काम हो रहे थे, मोटरवेज बन रही थी। आज ना धरने हैं, ना एटमी धमाके हैं, और बैरूनी दुनिया भी खान साहब की बड़ी तारीफ करती है, लेकिन ना तरक्की है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना नौकरियां हैं, ना तनख्वाहों में इजाफा है। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ये कैसे? मुझे याद है कि 5 जून 2013 को मियां नवाज शरीफ ने हल्फ लिया, 7 जून 2013 को काबीना ने हल्फ लिया मुझ समेत, और 12 जून 2013 को मैंने बजट पेश कर दिया। जी, हम ठीक है, हम शायद रातें भी जागे उन दिनों में, 3 रातें 5 में से। और हमने 28 जून को बजट जब ख़त्म किया तो हमने 4 जुलाई 2013 को हमने IMF के साथ फाइनलाइज कर लिया, एग्रीमेंट फाइनलाइज कर ली। जी, ये अलहदा बात है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हमने अपनी टर्म्स पे किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तजर्बा है। मैं करीबन 4 दफ़ा इस काम को कर चुका हूँ पाकिस्तान में, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल। तो वो हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मलूज़ खातर रख के किया। आपने ये जो एक डिवैल्यूएशन की बात की है, वो उस पर हम बात कर सकते हैं। जो पंडित थे हर वक्त टीवी में बैठ के कहते थे डिवैल्यूएशन, वो अब वो भी गायब हो गए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। भाई आप डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी को सारा आपने बिठा दिया, और एक्सपोर्ट जो बढ़नी थी वो पहले साल में -2%,
और इस साल में -4% की बात हो रही है। तो फिर आपने क्या क्या यानी हेल्प क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया, इकोनॉमी को क्या नुकसान या नफ़ा पहुँचाया? वो ये किया कि कीमतें आसमान पे चली गई, इंटरेस्ट रेट 13% पे चले गए, कर्टसी कोरोना के वापस ये बड़ी मुश्किल से लाए हैं वापस 7% पे। हमने जो 4 साल नॉर्मल थे वो तो 5.25% पे हमने लाए हुए थे। इंटरेस्ट रेट लोएस्ट थे दहाइयों में, इन डेकेड्स। इन्फ्लेशन लोएस्ट थी, फूड इन्फ्लेशन 1% पे थी। और अब क्या हुआ कि इन्होंने जो डिवैल्यूशन की तो हर चीज़ आसमान पे चली गई, अद्वियात की कीमत आसमान पे चली गई। एक हमारी 15 आइटम्स की एक सेंसिटिव लिस्ट है जो कि हर गरीब से गरीब घर में भी वो इस्तेमाल होती है। आटा, चीनी, चावल, आपका मट्टी का तेल हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गई, ये चीज़ें 15 आइटम हैं। उसमें हमने बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखी और हमने देखा कि 5 साल में उसकी एवरेज कहीं थोड़ी ज़्यादा कहीं कम, एवरेज 15 आइटम्स की हमने 4% कमी की जी। इन्होंने 21 महीने में 46% उसमें इजाफा कर दी जी। 21 महीने में उन 15 सेंसिटिव आइटम्स में। यानी कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और रेट कोई नज़र नहीं आती, बिल्कुल बेपरवाह है। लोगों की तकालीफ को उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, आम बंदा कैसे गुजारा कर रहा है। रिपोर्ट जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो आसमान पे चली जाती है। आटे का नोटिस लेते हैं, हमने 650-700 का जो बैग छोड़ा था वो 1000 पे पहुंच चुका है, 1000 से 1100 पंजाब में। KPK में, खैबर पुख्तूनख्वा में वो 1300 से 1500। चीनी का नोटिस लेते हैं वो 55 रुपये से बढ़ती 90 रुपये पे पहुंच चुकी है, क्रॉस कर गई है जी। पेट्रोल का नोटिस लेते हैं, आपने देखा कि क्या यानी एक अजीब तमाशा हुआ है। भाई हमें ये कहा करते थे कि जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ये गुंडा टैक्स है, ये एक्सटॉर्शन करते हैं आप आवाम से, ये हमें कहा करते हैं। आप उनके तकरीरें सुने ज़रा उस ज़माने की। अब जब $72 का फी बैरल था दुनिया में कीमत, हम किस रेट पे पेट्रोल दे रहे थे? 88 रुपये पेट्रोल, 99 रुपीज़ डीजल। जी। आज 43% कीमतें कम हो गई हैं जी। और ये किस रेट पे बेच रहे हैं? 101 रुपया पेट्रोल और 100 रुपये डीजल। जी। तो ये जो इनकी जो है ना जी परफॉर्मेंस, वो ये इंडिकेट करती है कि ना इनकी विजन है, ना विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट कॉम्पिटेंस है, ना इनकी कमिटमेंट है, ना इनकी तैयारी थी, और ना ये काम करना जानते हैं। ये कुछ और काम करना जानते हो, शायद प्रोग्राम के लेटर स्टेज में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, ना तजुर्बाकारी है और भी बहुत सारी बातें हैं, सवालात हैं। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर इसहाक डार साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद होंगे। जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम जारी है और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सबसे अहम सीनियर कारोबारी शख्सियत भी हैं, UKPCCI के दहाइयों से सदर भी रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बरतानिया में खिदमत की है, हाजी सिद्दीक साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना सवाल करें मैशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से। जी हाजी साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका सभी शुक्रिया अदा करता हूँ इसहाक डार साहब, वेलकम, एंड पूरे पैनल का थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि 3-4 बातें हैं कि ये है कि जो गवर्नमेंट आती होती है अपनी, आपकी गवर्नमेंट थी तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि वी डूइंग फंटास्टिक, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने जो गवर्नमेंट छोड़ के गई थी नून, इतने कर्जे थे हमारे सिर पर, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो जो आदमी जो स्टेज पर बैठा होता है वो कहता है कि वी आर डूइंग फंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। और जो आदमी नीचे बैठा होता है, जिस तरह आपने बिल्कुल जिक्र किया है कि खान साहब कह रहे थे कि बिजली का बिल ना दो, या हम कर्जे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। जब वो अगर स्टेज पर आए हैं और जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो वही बातें जो कहते थे कि आप लोग नहीं कर सकते, तो वो खुद कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं ये नहीं आपको कुछ कहता हूँ कि आपने कोई गलत बात कही है या मतलब किससे कह रहे हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों का जो आप सवाल कर रहे हैं आखिर हल क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। ये बहुत ही डिबेटेड
आपने बड़ा अच्छा सवाल फरमाया कि जी कर्ज़ों की, चूँकि जब खान साहब अपोजिशन में थे तो वो उन्होंने सारे जो 5 साल गुजारे हैं वो थे 4 हल्के और 35 पंक्चर पे। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत याद करवा रहा हूँ। अब जब से हुकूमत में आए हैं तो 2 लफ्ज़ उनको आते हैं, करप्शन और कर्ज़े। आप जब कर्ज़ों की तफसील सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। एक तो ये है कि कर्ज़ों में जो उन्होंने वादा किया था कौम से कि मैं 10,000 अरब के कमी करूँगा कर्ज़ों में पाकिस्तान के, एक। दूसरा उनका भी रीसेंट क्लेम है कि हमने 5,000 अरब के कर्ज़े मुस्लिम लीग नून के वापस किए। तो हम इन दोनों चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं कि हम किधर खड़े। पाकिस्तान के जो कर्ज़े थे जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी तो 24,900 अरब रुपए थे, और 1,900 अरब स्टेट बैंक में अभी इस्तेमाल नहीं होते, कैश पड़ा था। अगर आप उसको माइनस करेंगे तो 23,000 अरब के कर्ज़े थे नेट। उसको एक तरफ रख देते 1 मिनट के लिए। अभी जो 21 महीने में पीटीआई कर्ज़ों का पहुंच चुकी है टोटल हुजम, वो 35,200 अरब है, जिसका मतलब है कि इस हुकूमत ने 10,200 अरब का कर्ज़ों में नेट इजाफा किया। पीपल्स पार्टी ने को 8,500 अरब 5 साल में इजाफा किया, हमने 9,500 अरब 5 साल में इजाफा किया। कर्ज़ों में कमी नहीं होती, कर्ज़े बढ़ते हैं। को पाकिस्तान में सोने और दूध और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं निकल आई कि जी पेट्रोल निकल आया है, सोना निकल आया है तो अब हम कर्ज़े वापस कर देंगे। अल्लाह करे वक्त आए कौम की दुआओं से और अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन कर्ज़ों में हमेशा इजाफा होता है। तो इन्होंने जो वादा किया था 10,000 अरब कर्ज़े कम करने का, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ, वो तो उल्टा चल रहा है। एक अभी जो कर्ज़े मैंने आपको अर्ज़ किया कि 10,300 का इजाफा किया है 21 महीने में, और ये खुद लिख के दे चुके हैं बैनुल अक़वामी अदारों को, पाकिस्तानी कौम को नहीं दिए, ये देंगे ये नंबर्स। मुझे पता है ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें, मैं फिर प्रूफ दे सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम पहले कहा लिख के दिया था 5 साल में जो 24,900 के कर्ज़े थे ग्रॉस बैलेंस कैश छोड़ देते हैं, उसको हम 43,000 अरब पे लेके जाएंगे, पहले साल में कहा था। अभी ये उनको लिख के दे चुके हैं कि ये 47,000 अरब पे लेके जाएंगे। ये कर्ज़े जो हैं 5 साल अगर रहे, अल्लाह ना करे, तो ये 47,000 अरब पे ले जाएंगे। यानी 24,900 को जो 14,900 पे करना था, अब इस हुकूमत ने लाना था, वो कमी की बजाय ये डबल कर देंगे, करीबन 98% इजाफा कर देंगे। दूसरा, ये एक डेट और एक लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ वो पे नहीं करनी है स्टेट ने, वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, इन्वेस्टर की हैं। लेकिन चूँकि खान साहब को शौक़ था नंबर बड़ा बताने का, ताकि वो अमेरिका में भी जाएँ तो पाकिस्तानियों को कहें जी ये 24,000 नहीं कहा, 30,000 कहा। आपने सुना होगा 30,000 पे छोड़ा जी। वो 30,000 का जो नंबर है विच इज़ पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़, वो 43,000 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो आप चाहे डेट को कंपेयर कर लें तो उसमें 10,200 का इजाफा है, पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ को कंपेयर कर लें उसमें 13,000 बिलियन का इजाफा हो चुका है 21 महीने में। यानी ये स्पीड इनकी इतनी ज़्यादा है कि जो 5 साल में लिए। अब ये मुझे ज़रा बता दे कोई पीटीआई की हुकूमत आके कौम को बताए, आपको बताए कि जी आपने चलें मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में जितने लिए तो उससे भी ज़्यादा ले लिए, ज़रा बताएं भाई आपने काम क्या किया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया इसके बदले में। हमने 11,000 मेगावाट के बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, हमने 2500 किलोमीटर के हाईवेज़ मोटरवेज़ दी, हमने कराची से लाहौर मोटरवे बना के पूरे मुल्क को मोटरवे से कनेक्ट कर दिया, जो कि आपकी वॉर में डिफेंस की सेकंड एक वो लैंडिंग स्ट्रिप बन जाती है। हमने गवादर से कराची जो 72 घंटे का सफ़र था, दुनिया का लेटेस्ट हाईवे बना के उसको 12 घंटे में रिड्यूस कर दिया। हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, जो हम आए थे तो हर दर्जनों हफ्ते में होते थे दहशत गर्दी के अटैक हमले, और कई 100 सैकड़ों लोग शहीद होते थे। उसके लिए हमने हर साल 100 अरब रुपया 4 साल दिया हमने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और PMLN ने। हमने ज़रबे अज़ब के बाद रद्दुल फसाद लड़ी, हमने कराची की रोशनियाँ वापस लाए। ये मुझे एक चीज़ गिनवा दे कि हमने ये काम किया है इतने कर्ज़े लेके। तो अगर मैं आपको बताऊं कि असल इशू किधर है, असल इशू है कि इन्होंने 2 चीज़ें कही थी और वो खुलासा है सब चीज़ का। वो एक इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की आमदनी को दुगना करेंगे। हमने दुगना किया, 1940 अरब से 3842 पे लेके गए,
इन्होंने कहा था हम 1 साल में 8,000 अरब पे लेके जाएंगे, इस मुल्क की कैपेसिटी है, ये जो हुकूमत है ये अपना सही काम नहीं कर रही और ये इकट्ठा टैक्स नहीं कर रही। अच्छा जी, अभी कहाँ खड़े हैं? पहले साल में इनकम टैक्स की और ड्यूटीज और टैक्सेस की कलेक्शन में 13 बिलियन का माइनस, यानी ये 23 साल के बाद हुआ है। कभी कोई किसी गवर्नमेंट का ऐसा साल नहीं है कि चाहे सिंबॉलिक इंक्रीज हो पिछले साल से कुछ बढ़ता है। हमने डबल किया 5 साल में, इन्होंने डबल करना था 1 साल में, ये पहले साल में वर्चुअली -1%, 13 बिलियन कम। दूसरे साल में खुद मान गए हैं, पहले कहते थे 5,000 इकट्ठा करेंगे, फिर 4,000, इतने 100 करेंगे, करते करते बजट में अनाउंस कर दीजिए हम इस साल में 3,900 सिर्फ देंगे। तो कह लें कि कितना फ़र्क हुआ, सारी 40-50 बिलियन का। ये तो होगी आमदनी, क्योंकि कर्जे क्यों बढ़ते हैं? जब आप आमदनी, कोई घर भी हो, अगर आपकी 100 पाउंड आमदनी है और आपका अखराजात 150 है तो 50 पाउंड कर्जा ही लेंगे ना, किसी रिश्तेदार से लेंगे, बैंक से लेंगे, वो आपने खर्च किया है तो कहाँ से आया? तो ये जो अखराजात को इन्होंने कहा था हम कम करेंगे, उस पर काबू करेंगे, अखराजात को ये काबू नहीं कर सके। अखराजात इनके 35% बढ़ गए इन 2 सालों में। आमदनी ज़ीरो वर्चुअली इंक्रीज, अखराजात 35% इजाफा। तो उसका मतलब क्या है जी? कि वो सारा कर्जा। जी अब दूसरा सवाल लेंगे हम मारूफ कानूनदान आमिर मंजूर से। जी आमिर, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो रिसेंटली अरशद मलिक साहब का जो अभी सारा एपिसोड हमारे सामने आई है, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि कभी भी किसी जज ने प्रेशराइज करके या उसने कहा हो अल्टीमेटली कि मेरे ऊपर एक खास किस्म का प्रेशर था, इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है। अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, इसकी सबसे ज़्यादा अपोजिशन और मियाँ साहब सबसे ज़्यादा विक्टिम है इसका। एक तो ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपका इसके ऊपर लाहे अमल क्या है फ्यूचर में, क्या आपको बड़े स्टेप्स लेने जा रहे हैं? एज़ आई अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद में अपील भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें कुछ आप फर्दर लेके जाना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इकोनॉमी से है। मैं देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से मुल्क तबाह है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे आपने कहा कि यहिया खान से भी वर्स्ट पोजीशन पे हम खड़े हैं, 3 साल अभी बाकी बचते हैं हमारे। तो मैं इसको अगर एस्टिमेट करूं तो अगले 3 सालों में हम कहाँ पे खड़े होंगे? शायद हमारे पास मिसाल देने वाली भी ना बचे कि हम यहिया खान से भी वर्स्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। जीडीपी वर्स्ट खड़ी है हमारी, हम उस पोजीशन पे चले गए हैं कि माइनस में आ गए हैं हम लोग। जो फॉरनर जितने हैं, जो फॉरनर हमको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर करते थे, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़ीरो पे है। हमें कुछ पता नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमने नून लीग के दौर में बड़ी अच्छी हमने इन्वेस्टमेंट्स भी की, लेकिन अभी एक खौफ है हमारे अंदर कि हमें पता नहीं कि कौन सी, अगर कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं तो इसके ऊपर यू टर्न कब आ जाएगा। यानी मुकम्मल तौर पे जितना भी इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, वो सारे मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज पोजीशन में है एट दिस स्टेज। जितना ताजर है वो भी इसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, हड़तालें हो रही हैं, यानी कहीं भी आपको कोई गुड पोजीशन नज़र नहीं आ रही। तो क्वेश्चन मेरा ये है इसके ऊपर कि अगर आज आप 5 साल पता नहीं पूरे होते हैं या नहीं होते, ये एक पोजीशन अभी एक अलग डिस्कशन है। तो 5 साल बाद अगर आप गवर्नमेंट आपके पास अल्लाह करे आती है, क्योंकि सबका तब्दीली का जो बहार था वो उतर गया आहिस्ता आहिस्ता, जिन लोगों को मिसगाइड किया गया था, जिन लोगों को बड़े बड़े जो दावे किए गए थे, उन सब लोगों को पता चल गया। जो भी बंदा इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करता है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा बंदा है, उसको समझ आनी शुरू हो गई है कि चाहे हमने तब्दीली का जो ख्वाब देखा था या इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी ये सारा कुछ सोच रहे थे कि शायद कुछ तब्दीली आ जाए, उन सब का भी बहार उतरना शुरू हो गया। उनको नज़र आ गया कि हमारे लिए बेहतर क्या है। अगर आप 3 साल बाद अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप कितना टाइम पीरियड आप समझते हैं कि इस मुल्क को दोबारा उस पोजीशन पे आने पे लगेगा जिस पोजीशन पे आप छोड़ के गए थे? हम उससे बेटर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। एटलीस्ट कितना अरसा आपको लगता है? 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, या कितना टाइम लगेगा? जी भाई, आपने जो पहला सवाल किया अरशद मलिक साहब वाला, आप चूँकि ख़ुद लीगल बैकग्राउंड के हैं, तो एक तो आपको याद होगा 2001 में एक टेलीफोन कॉल पब्लिक की थी जनरल मुशर्रफ ने, याद है ना जी आपको? उसकी कोई फॉरेंसिक ऑडिट भी नहीं हुआ, वेरिफिकेशन भी नहीं हुई, आनन फानन उस कॉल को पहले पब्लिक किया जनरल मुशर्रफ ने, और उसके बाद अदलिया ने उसको रेफ़र कर दिया कि जी ये केस जो फैसला है कलअदम और इसको रीट्रायल होगा। वो आज तक मैंने तो नहीं देखा उसका रीट्रायल होते हुए, नंबर 1। चले, अब ये बात ये है कि ये तो जो मुझे थोड़ी सी समझ है लॉ की, मैंने भी लॉ पढ़ा है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी और ग्रेजुएशन में भी,
तो मुझे जो समझ है कि ये आप बेहतर समझते हैं, यू आर एक्सपर्ट, कि ये जब उनका मिसकंडक्ट उस फेज़ में साबित हो चुका है और वो डिसमिस हो गए हैं, तो उनके कम से कम उस पीरियड के जो फैसले हैं वो भी वर्चुअली इनफ्रक्चुअस हैं। तो मेरी जो साथियों से बात हुई है, 2-4 साथियों से, वो भी यही कहते हैं कि फैसले इनफ्रक्चुअस हैं। दे एटलीस्ट दे विल हैव टू बी रेफर्ड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, रीट्रायल, वट एवर यू से। तो ये भी आपने बात सही फरमाई है कि जाहिर है कि इसका एक लीगल प्रोसेस होगा। तो पेंडिंग जो मियाँ साहब की अपील है इन द प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आई एम श्योर, मैंने इस चीज़ पे अभी उनसे कोई बात तफसील से नहीं हुई, फैसला है, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी जो लीगल टीम है वो अब इसको साइट करेगी, उस जो उन्होंने वहाँ जो अपना केस किया हुआ है उसमें उसको ये अप्लाई करेंगे कि जी ये अब हुआ है तो इसके बेसिस पे आप इसको, इस फैसले को इन्फ्रक्चुअस करें जो उनके ख़िलाफ़ है। और प्रोसेस ये तो एक बात होगी जो आपने फरमाई थी। तो जो दूसरा आप फरमा रहे हैं कि जी ये कितना पीरियड लगेगा, मैं आपको, आई हैव नो प्रोफेसीज, आई कैन ओनली गेस एज यू कैन बेस्ड ऑन लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव। उसमें बात यह है कि जब हमने 2013 में आए थे तो हमारे लिए नहीं था, वो हर एक के लिए था। मुझे भी वही इदारे मिलते थे, पीपल्स पार्टी की जो लोग हैं, इकनॉमिक टीम जो होती थी या थी, उसको भी मिलते थे। वो उस वक्त कहते थे ये 6 से 7 साल लगेंगे, उस वक्त कहते थे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हुजूर जितना शुक्र अदा करूँ मैं, हमारी पार्टी और कौम, कि वो हम 3 साल में उससे बाहर निकला। एक सर आपने हमारी कोई निकाल ने 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो हमने चीखो पुकार की। स्टेट बैंक में सिर्फ $6 बिलियन थे और पूरे मुल्क के रिजर्व 11 बिलियन थे। 6 बिलियन से 4.6 बिलियन IMF के देने थे, वापस करने थे आने वाले बड़े नियर फ्यूचर में। तो उस वजह से प्रिडिक्ट हुआ था कि ये कंट्री डिफ़ॉल्ट करेगी, नए पैसे आ नहीं रहे थे। हमने कोई चीखो पुकार नहीं की, कोई मातम नहीं किया, काम किया, एक किया, दूसरा किया, बॉन्ड मार्केट 9-10 साल के बाद गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, एक्शन लिए, IMF प्रोग्राम किया। तो जब कॉन्फिडेंस हुआ इंटरनेशनल मार्केट को, तो उन्होंने हमने 500 मिलियन मांगा, यानी वही पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमारे दोस्त हफीज़ शेख साहब गए और जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनको ये कहा गया कि आप OGDC का बॉन्ड बेच रहे थे, ना बेचे क्योंकि आपके सब खरीदेगा ही नहीं कोई 500 मिलियन का। जब हमने एक्शंस लिए, अपने आप को ठीक किया, डायरेक्शन लोगों ने देखी, पॉलिसीज़ देखी, मैंने 500 मिलियन का करीबन 9 साल के बाद बॉन्ड जब फ्लोट किया पाकिस्तान का, जो वो आपकी असल मार्केट वो है, आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। UK तो कभी नहीं जाता, US तो कभी नहीं जाता, जापान तो कभी नहीं जाता, क्योंकि आपकी सेकेंडरी मार्केट बन चुकी है। आप वहाँ जाते हैं और आपको डिक्टेट नहीं की जाती पॉलिसीज़ एंड टर्म्स। तो हमें 7 बिलियन डॉलर 14 टाइम हमें वो सब ओवर सब्सक्राइब हुआ। 500 मिलियन के अगेंस्ट वी वर ऑफर्ड $7 बिलियन, वी ओनली टुक $2 बिलियन। जी नाजरीन, आप देख रहे थे सवालात का सिलसिला जारी था, गुफ्तगू जारी रखेंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। जी अब सैयद आफाक हसन सवाल करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से। जी सैयद आफाक, आपने टैक्स की बात की है, पॉलिसीज़ की बात की है, तो आपने पिछले सवाल में, हाजी साहब के सवाल में आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई सोने चांदी के जो दरख्त तो नहीं लगे जहाँ से आ रहा है। तो इस हवाले से हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है एज़ बीइंग पाकिस्तानी, एज़ बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, के ख़जाने नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक टैक्स, दूसरा एक्सपोर्ट और तीसरा आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है। तो इन तीनों के लिहाज से हमें किसी किस्म की पॉलिसी वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो आपकी हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इन 3 चीज़ों पे, इवन के वहाँ पे कोई ख़जाने नहीं हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों से हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। तो इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट क्या ऐसा करेगी कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके? जो आपने टैक्स का फरमाया, आप हमारी परफॉर्मेंस ले लें। हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में टैक्सेस कलेक्शन को डबल किया। एक तो हमारी पास परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा तो वो प्रूफ हो सकता है ना। हमने अपनी रिफॉर्म्स किए, हमने जो गलत एग्जम्पशंस दी हुई थी
फेवर के तौर पे दहाइयों से डेकेड्स में, वो उसको रिवर्स किया। हमने किसी साल में 200 सवा 200 से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाए, अनलाइक पीटीआई गवर्नमेंट जिसने 735 अरब के टैक्स लगाए। असेंबली के फ्लोर पे पिछले साल झूठ बोला कि जी हमने सिर्फ 500 बिलियन के टैक्स लगाए हैं। वो आईएमएफ की रिपोर्ट में मुझे बाद में पता चला कि 735 बिलियन के टैक्स लगे। उसके बावजूद टैक्स ग्रोथ कुछ नहीं, उसमें नहीं बढ़ा सके। तो ये परफॉर्मेंस की बात है ना। ये अगर आप रिफॉर्म्स करते हैं, अगर आप पूरा उसको अपनी इकोनॉमी को जैसे ग्रो हो रही थी, तो आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी टैक्सेस की कलेक्शन हमने साबित की कि डबल हो सकती है, और 5 साल में डबल हुई। अगर हम उसी स्पीड से जाते तो अगले 5 साल में फिर डबल होती। अब ये तो पीटीआई के जवाब साथी दे सकते हैं कि जी डबल क्यों नहीं हुई, ये उन्होंने तो कहा था 1 साल में करेंगे। हम रिकॉर्ड पे हैं, अप्रैल 2018 में कहा कि जी हम टीवी स्क्रीन मौजूद हैं कि 8,000 पे लेके जाऊंगा 1 साल में। तो अभी तो 2 साल में सत्यानाश कर देता है पंजाबी जी उनका जी। तो आगे क्या करेंगे? दूसरा आपने फरमाया एक्सपोर्ट्स का। देखिए एक्सपोर्ट्स में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप टारगेटेड तौर पे जैसे हमने किया था, तो हमें 1 साल में टारगेटेड जो हमने हेल्प की, जो कि 247 बिलियन कॉस्ट थी पाकिस्तान के ख़जाने को, उससे हमने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अब जो एक्सपोर्टर है उसको चाहे जनरल तवाई करके आप $10 एक्स्ट्रा दे दें, उसको तो उसका इसलिए फ़ायदा नहीं कि 60% उसकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो फिर महंगा हो गया, तो कहाँ वो रुकेगा नहीं साइकिल। तो जब आप टारगेटेड दे रहे हैं तो उसको तो मिल गए, बाकी आपने इंसुलेट कर दी इकोनॉमी 92%। आपने ना महंगाई होने दी, ना दवाइयों की कीमतें बढ़ने दी, ना आपने अपना मुल्क में जीडीपी को बेड़ा गर्क कर दिया, ना इंडस्ट्री बंद करवा दी, ना ट्रेड बंद करवा दी। तो वो जो है वो फार्मूला इनको फॉलो करना चाहिए था। यू डोंट हैव टू डंप एवरीथिंग ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आते ही जो चीज़ किसी ने की होती है उसको हम कहते हैं बंद कर दे, इसको तो ये तो अछूत है, इसको तो हाथ लगाना जो है पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा और बुरी चीज़ है। तो वो अगर इमेजिन कि अगर वो पॉलिसी जारी रखते तो इनकी माइनस ग्रोथ ना होती। पहले साल तबाही भी कर ली, 5,700 अरब का कर्जे भी बढ़ा लिए, 1 रुपया लिए बगैर डिवैल्यूएशन की वजह से, और जो असल मकसद डिवैल्यूएशन का उससे मकसद भी हल नहीं हुआ, -2% एंड -4%। सो वी हैव टू रिव्यू दिस पॉलिसी। एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में हमने जहां तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उसको पॉजिटिव किया, उसमें यानी बेहतरी आई। ये एक एरिया था जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट लिंक्ड है, तो इसको हमने फोकस कर लिया आखिरी साल में, और इसको आगे लेके जाने की जरूरत थी। अगर हम री इलेक्ट होते तो हम इसको हल करते। वैसे भी ब्रॉडली टर्म्स ऑफ ट्रेड एडवर्स थी। आजकल आप इनसे सुनेंगे कि जी हमने 2% माइनस तो किया, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो भाई तो हमारी भी क्वांटिटी ज़्यादा थी, हमें भी फिर वही क्रेडिट दो तुम। तो ये बात यह है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं तो हम नेट इंपोर्टर भी हैं, तो हमें उस पर सेविंग भी होती है हमारी। तो वो हमारी वो टर्म्स ऑफ ट्रेड ठीक थी। आई होप आई एम क्लियर। आपने तीसरी सवाल किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अब इन हालात में जो पाकिस्तान में हमने जो कुछ कर दिया है, वो फॉरेन इन्वेस्टर की आपने पाकिस्तानी, तो जो पाकिस्तान के अंदर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस वक्त शेक हुआ हुआ है। जो इंडस्ट्री चल रही थी वो 40% कैपेसिटी पे आ गई है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपकी रोज़गार मुहैया करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, वो -7% ग्रोथ है उसकी। तो ये कैसे चलेगा मामला ना जी। तो ये हमने तो अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने सुना न्याजी साहब को अभी जो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा जी हमने अपना उसको 1 बिलियन से 2 बिलियन कर दिया। एक्सक्यूज़ मी न्याजी साहब, कौम को ये भी बताएं कि पहले साल में आपने 3 बिलियन को 1 बिलियन पे ले आए। I am a very small Talib Ilm of the great Dar Saab in economics, but I not only listen to Dar Saab, I go to objective analysis. Dar Saab didn't tell Morgan Stanley, Price Waterhouse Cooper, and all the external institutions that put Pakistan on a trajectory to become one of the G20 countries, a leading country. I too believe there is some kind of a conspiracy, an external conspiracy that has taken Pakistan from this height of 5.8% GDP. No Western country has reached 5.8%, just for your information. Highlight of exports, the lowest inflation. We're now in a position, if people didn't know, and thank you, Dar Saab, for saving Pakistan
from bankruptcy twice. And if people don't know, because of COVID, Pakistan has been given an additional 3 months to comply with the outstanding 13 conditions of FATF. People don't know what FATF is. That's a financial task force that's set up to regulate and look after Pakistan in terms of indicators. It was twice or 3 times in the grey, and Darsab took it out, verge of bankruptcy, and brought the country back. My question to you, sir, is there's 13 outstanding conditions. Had the COVID not happened, we would be in the black. As a country, we would be virtually bankrupt. All the indicators show that. My question to you is, how deep is the problem after the COVID period when in October the Pakistan